आज का नया शब्द आपके लिए है घी का घोटाला, जिस पर पूरे देश के लोग आज बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या तिरुपति मंदिर के प्रसाद में बहुत बड़ा पाप मिला हुआ है। एक जमाने में जब लोग लंबी उम्र तक जीते थे, तब हमारा समाज कहता था कि इन लोगों ने जरूर अपनी जवानी में अच्छा दूध, दही और घी खाया होगा, शुद्ध दूध और घी खाया होगा, इसलिए ये इतने लंबे समय तक फिट हैं। इसी तरह जब कोई व्यक्ति कुछ शुभ बोलता था, कोई अच्छी बात बोलता था, तो लोग कहते थे आपके मुंह में घी शक्कर। सफल व्यक्ति के लिए कहते थे कि उसकी 5 उंगलियां घी में हैं। और अपने भारत के लिए लोग कहते हैं कि हमारे यहां तो दूध और घी की नदियां बहती हैं। यानी आप ये समझ लीजिए कि घी का कितना महत्व है हमारी जिंदगी में। देसी घी को लेकर हमारी भावनाएं क्या हैं। देसी घी हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारे समाज का हिस्सा है, हमारे देश का हिस्सा है। जब पूजा की जाती है, जोत जलाई जाती है, वो भी देसी घी की जलाई जाती है। लेकिन क्या अब भगवान की पूजा करने के लिए भी शुद्ध देसी घी कहीं बचा है, या हम सब नकली देसी घी से ही भगवान की भी पूजा अर्चना करते हैं? अब ऐसा लगता है कि हमारे देश में नकली दूध और नकली घी की नदियां बह रही हैं, और यह नकली घी दूध इस नदी में तैरते हुए अब तिरुपति मंदिर के प्रसाद तक पहुंच गया है। विडंबना यह है कि भारत में औसतन हर 20 दिनों में कहीं ना कहीं नकली और मिलावटी घी के खिलाफ कार्रवाई होती है, कहीं ना कहीं नकली घी पकड़ा जाता है। हर 20 दिन में देश के किसी ना किसी हिस्से में बड़ी मात्रा में नकली घी पकड़ा जाता है, और यह घी आपके घरों की रसोई में भी अपनी जड़ें जमाकर बैठ चुका है। बस फर्क इतना है कि आपको या तो पता नहीं है, और या आप इसे नजरअंदाज करते चले आ रहे हैं। और कभी भी किसी को भी इस बात से कोई परेशानी हुई ही नहीं, बल्कि ये सब जानते हैं हमारे देश में कि हमारे यहां नकली दूध मिलता है और नकली घी मिलता है। उससे जो मिठाइयां बनाई जाती हैं वो भी उसी प्रकार की होंगी, यानी वो भी नकली है। लेकिन जैसे ही ये नकली घी मंदिर के प्रसाद में पहुंचा, तो यह भारत की आज की सबसे बड़ी खबर बन गई, और अब घर घर में इस घी वाले घोटाले की चर्चा हो रही है। और आज हम इसी घोटाले का सच आपको विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि आज हम आपको क्या बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न आपसे भी है। मंदिर के प्रसाद में मिलावट मिली, नकली घी से प्रसाद बन रहा था, हमारे देश में सब लोग परेशान हो गए। लेकिन अगर यही घी आपके घर में भी निकला, आप जो अपने घर में प्रसाद बनाते हैं भगवान का, अगर उसमें भी यही नकली घी निकला, आप जो भगवान के सामने देसी घी की जोत जलाते हैं उसमें भी यही नकली घी निकला, तब आप क्या करेंगे? अगर आपको यह पता चले कि आप तो वर्षों से इसी नकली घी में बना हुआ खाना खा रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? और आज हम सरकार से भी ये पूछेंगे कि क्या आज अगर किसी मिठाई की दुकान पर, पूरे देश में आप कहीं भी चले जाइए, मिठाइयों की दुकानों पर रखे गए लड्डुओं की किसी भी लैब में अगर जांच करा ली जाए, तो क्या उन लड्डुओं के घी में भी यही जानवरों की चर्बी और फैट नहीं मिलेगा? आज इस मुद्दे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की है और कहा है कि मोदी सरकार अब इस पूरे मामले की जांच भारत के खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण से करवाएगी। तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली, मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है, और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूंगा। जो रिपोर्ट है, जिस सोर्स से आई है, उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है, उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। FSSAI की टीम उस रिपोर्ट की अब जांच करेगी जिस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लिए बनने वाले लड्डुओं के घी में सूअर की चर्बी थी, बीफ का फैट था और मछली के तेल का इस्तेमाल हुआ था। और इस रिपोर्ट को लेकर भी 3 बड़ी बातों का पता चला है, आप भी जान लीजिए। पहली बात, यह रिपोर्ट उन लड्डुओं और घी के सैंपल्स पर आधारित है जो इसी साल जुलाई के पहले हफ्ते में
जांच के लिए भेजे गए थे। इसलिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। इस साल जुलाई के महीने में ये सैंपल भेजे गए थे। दूसरा, इन सैंपल्स की जांच गुजरात की एक सरकारी लैब में हुई है जिसका नाम है सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक एंड फूड। यह लैब गुजरात के आणंद जिले में है और इसका संचालन भारत सरकार के एक बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसका नाम है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और इससे यह पता चलता है कि इस रिपोर्ट को बहुत विश्वसनीय माना जा सकता है और यह रिपोर्ट शायद गलत नहीं होगी क्योंकि बहुत ही विश्वसनीय लैब से यह जांच हुई है। तीसरी बात, जिन सैंपल्स को जांच के लिए भेजा गया वो सैंपल्स मंदिर समिति ने खुद इस सरकारी लैब को भेजे और यह रिपोर्ट 17 जुलाई को ही सार्वजनिक हो गई थी। और अभी बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि जब यह रिपोर्ट 17 जुलाई को ही आ गई थी तो फिर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह मुद्दा पूरे 2 महीने के बाद अब सितंबर में क्यों उठाया। इस पर भी बड़ी राजनीति हो रही है कि इसकी टाइमिंग, ये 2 महीने तक रिपोर्ट देश के सामने क्यों नहीं आई। तो इसकी सच्चाई यह है कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने यह मुद्दा जुलाई के महीने में ही उठा दिया था और इसकी जांच के बाद खराब क्वालिटी का घी भेजने वाली एक डेयरी कंपनी को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया था। लेकिन यह मामला राष्ट्रीय मीडिया में इस वक्त इसलिए आया क्योंकि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इस पर हाल ही में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बयान दिया था। अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि यह मामला प्रसाद के लड्डुओं में सीधे सुअर की चर्बी, बीफ का फैट और मछली के तेल का है, जबकि यह कहानी थोड़ी सी अलग है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इस कहानी को आज बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि ये आपकी रसोई के बारे में भी हो सकती है कहानी, आपकी जिंदगी के बारे में भी हो सकती है। आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है और यहां दर्शन के लिए आने वाले हिंदू श्रद्धालुओं को पिछले 300 वर्षों से लड्डू का विशेष प्रसाद ऐसे ही दिया जा रहा है। और इस लड्डू को वर्ष 2014 में GI टैग भी मिल चुका है, जिसका मतलब यह है कि तिरुपति तिरुमला के नाम से यह लड्डू सिर्फ आंध्र प्रदेश के इसी तिरुपति मंदिर में मिल सकता है और बाकी कोई इस लड्डू की बिक्री नहीं कर सकता। इस एक लड्डू का वजन 175 ग्राम होता है और हर बैच के पहले लड्डू का भोग भगवान वेंकटेश्वर को लगाया जाता है और बाद में इन लड्डुओं की प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं के बीच बिक्री की जाती है। इनमें पहला लड्डू प्रत्येक श्रद्धालु को प्रसाद के रूप में मुफ्त में दिया जाता है, जबकि अगर कोई श्रद्धालु, कोई व्यक्ति एक से ज्यादा लड्डू खरीदना चाहता है तो उसे प्रत्येक लड्डू पर 50 रुपए के हिसाब से मंदिर समिति को पैसा देना होता है। यानी एक लड्डू मुफ्त और अगला जो लड्डू आप लेंगे वो 50 रुपए का होगा। और तिरुपति मंदिर को इन लड्डुओं की बिक्री से ही हर साल 500 से 600 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। और यह सारा विवाद असल में यहीं से शुरू होता है, यानी पैसे से। और यह विवाद पैसे का ही है, यह विवाद भ्रष्टाचार का है। आपको याद होगा, मैं हर बार आपसे कहता हूं कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात तो करते हैं, लेकिन 1 नेशन 1 करप्शन की बात नहीं करते। इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है 1 नेशन 1 करप्शन। आप देश के किसी कोने में चले जाइए, किसी राज्य में चले जाइए, चाहे सरकार किसी पार्टी की हो, कोई भी हो, लेकिन आपको 1 नेशन 1 करप्शन आपको हर जगह दिखाई देगा। इस मंदिर में भी हर रोज आने वाले 1 लाख हिंदू श्रद्धालुओं के लिए लगभग 3 लाख लड्डू रोज बनाए जाते हैं। लगभग 23,000 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है। 23,000 करोड़ लीटर एक साल में, जिसमें से घी बनाने के लिए सिर्फ 10% दूध ही उपलब्ध होता है। और यह 10% होता है 2300 करोड़ लीटर दूध। और 1 किलो घी बनाने के लिए लगभग 30 लीटर दूध की आवश्यकता होती है। 20 से 30 लीटर कहीं भी। अगर 20 से 30 लीटर दूध आप इस्तेमाल करेंगे तब 1 किलो घी निकलता है। इसका मतलब यह हुआ कि इतने दूध से पूरे साल में 76 करोड़ किलो घी ही बन सकता है, जबकि हमारे देश की आबादी 145 करोड़ है। और अगर हम ये मान लें कि इन 145 करोड़ लोगों में आधे लोग भी घी खाते हैं तो उन्हें साल भर के लिए 1 किलो ही घी मिलेगा, जबकि हर साल व्यक्ति साल भर में अधिकतम 4 से 5 किलो घी खाने का इस्तेमाल तो करता ही है। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में जितना घी चाहिए उतना दूध है ही नहीं।
यानी हमारी जो घी की डिमांड है, अगर उसे बनाने के लिए जितना दूध की आवश्यकता है उतना दूध हमारे देश में पैदा ही नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना दूध पैदा हो रहा है उससे तो कहीं बहुत कम घी निकलेगा। बाकी का सारा घी इस बाजार में मिलावटी है और नकली है, और इसी के कारण जानवरों की चर्बी से मिलावटी घी बनाया जाता है। और यह घी आपके घर से लेकर, आपकी रसोई से लेकर, मिठाई की दुकान तक, और अब शायद मंदिर के प्रसाद तक पहुंच चुका है। और हो सकता है कि देश के बाकी मंदिरों में भी ऐसे ही मिलावटी घी का इस्तेमाल हो रहा हो। यहां आपके मन में यह सवाल भी होगा कि तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में बीफ टैलो, लार्ड और मछली के तेल ही क्यों मिला? तो इसकी वजह यह हो सकती है कि नकली घी बनता ही इन्हीं चीजों से है। इसमें लार्ड उस सफेद पदार्थ को कहते हैं जो सूअर की चर्बी को पिघलाने पर निकलता है, और यह बिल्कुल घी जैसा दिखता है। जब मिलावटी घी बनाया जाता है तो उसे दानेदार बनाने के लिए और उसमें घी जैसी सफेद परत और चिकनाहट पैदा करने के लिए जानवरों की चर्बी पिघलाकर डाली जाती है, और इससे असली और मिलावटी घी के बीच का जो फर्क होता है वो खत्म हो जाता है। 1 किलोग्राम घी को तैयार करने के लिए उसमें जानवरों की 500 ग्राम चर्बी, 300 ग्राम रिफाइंड पाम ऑयल और फिश ऑयल, इसमें रिफाइंड ऑयल होगा, पाम ऑयल होगा, फिश ऑयल होगा, 200 ग्राम असली देसी घी और 100 ग्राम केमिकल मिलाया जाता है। और यह वही केमिकल होते हैं जिससे जानवरों की चर्बी वाले घी से शुद्ध देसी घी की सुगंध आने लगती है। और जब आप बाजार में घी खरीदने के लिए जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं उसकी सुगंध कैसी है। बड़े बड़े हमारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम सूंघ के बता देंगे, तो वो पहले सूंघते हैं, सुगंध आप देखते हैं कि कैसी है, फिर देखते हैं रंग कैसा है, रंग से भी पता चलता है, फिर देखते हैं उसमें चिकनाहट कैसी है, और फिर देखते हैं कि वो घी कितना दानेदार है। और अगर ये सारी चीजें आपको बढ़िया दिखती हैं, सूंघने में बढ़िया है, दानेदार है, रंग बहुत अच्छा है, चिकना भी है, तो आपको लगता है कि हमने शुद्ध देसी घी खरीद लिया। और फिर आप अपने परिवार को, अपने प्रिय लोगों के लिए प्यार से जब खाना बनाते हैं तो हमेशा कहते हैं कि आज जरूर खाइए, पेट भर के खाइए, क्योंकि हमने आज शुद्ध देसी घी में खाना तैयार किया है। कड़वा सच ये है कि ये सारी चीजें जानवरों की चर्बी और फैट वाले घी में भी होती हैं, जिसके कारण बाजारों में सरकारों की नाक के नीचे नकली और मिलावटी घी बेचा जाता है। और तिरुपति मंदिर में भी जो घी इस्तेमाल हुआ होगा या जो आपके घरों में भी घी इस्तेमाल हो रहा होगा, ये वही मिलावटी घी हो सकता है, और ये बात सरकारें भी मान चुकी है। अब हम आपको उस सप्लाई चेन के खतरे के बारे में बताएंगे जिसने दुनिया के सभी देशों को बहुत चिंतित कर दिया है, और ये एक नई तरह की युद्ध नीति है। लेबनान में सैकड़ों पेजर्स और वॉकी टॉकीज में जो धमाके हुए थे, उन्हें लेकर अब चौंकाने वाली नई नई जानकारियां आ रही है। आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह ने ताइवान की जिस कंपनी से पेजर्स खरीदे थे, उस कंपनी ने बताया कि इन पेजर्स का निर्माण एक समझौते के तहत एक हंगरी की कंपनी ने किया था। लेकिन अब हंगरी की सरकार ने यह बताया है कि जिस कंपनी की फैक्ट्री में ये पेजर्स बने थे, वो फैक्ट्री तो बंद है, खाली पड़ी है, और असल में इस फैक्ट्री में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ही नहीं। तो अगर ये फैक्ट्री खाली पड़ी है, यहां कुछ बनता ही नहीं, तो ये पेजर्स कहां बने? इससे यह पता चलता है कि ये पेजर्स हंगरी में भी नहीं बने थे, और ये कहीं और से ही लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकवादियों की जेबों में पहुंच गए। पेजर्स की तरह वॉकी टॉकीज में भी ब्लास्ट हुआ, जिन्हें जापान की एक कंपनी आईकॉम ने बनाया था। लेकिन अब यह जापान की कंपनी भी कह रही है कि सप्लाई चेन के दौरान इन वॉकी टॉकीज की बैटरियां शायद बदल दी गई, यानी जब इन्हें जापान की फैक्ट्री से बाजार तक ले जाया जा रहा था, रास्ते में किसी ने इनकी बैटरी बदल दी, और लेबनान पहुंचने से पहले ही इन वॉकी टॉकीज की बैटरी में विस्फोटक छिपा दिया गया। यह बहुत खतरनाक बात है। क्या आपको पता है, आप जो मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, जो स्मार्ट टीवी इस्तेमाल करते हैं, जो स्मार्ट वॉच आप पहनते हैं, जो लैपटॉप आप इस्तेमाल करते हैं, आपके घर में या दफ्तर में जो एसी लगा हुआ है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आप इस्तेमाल करते हैं, स्मार्ट कार आप यूज कर रहे हैं, गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम, गाड़ी में लगा हुआ रेडियो, वो किस देश की किस फैक्ट्री में बनकर आया है, क्या आप जानते हैं? आपको यह भी नहीं पता होगा कि आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है वो किस फैक्ट्री में बना है, कहां बना है। आपके घर में जो एसी है, जिस टीवी पर आप हमें देख रहे हैं अभी,
ये किस फैक्ट्री में बना है, कौन सी जगह बना है, आपको नहीं पता होगा। आप ये जानते हैं कि आपके द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा प्रोडक्ट किस कंपनी का है, ये तो आपको पता होगा क्योंकि कंपनी का नाम आपके टीवी पर लिखा होगा। लेकिन आपको यह नहीं पता होता कि उस मोबाइल फोन को असेंबल कहां किया गया है, उस टीवी को कहां असेंबल किया गया है, उसमें बैटरी कहां लगी, उसमें जो चिप लगी हुई है वो कहां लगी, और वो किस देश से, कौन कौन सी जगह से होते होते आपके घर तक पहुंचा है। देशी कंपनी से कोई भी उपकरण खरीद रहे हैं, कोई भी सामान खरीद रहे हैं, अगर उसमें कोई बीच में मिलावट कर दे, यानी उसकी बैटरी को बदल दे, उसमें कोई छोटा मोटा बॉम्ब फिट कर दे, तो आप क्या कर पाएंगे। और इसीलिए अब ये जो नया युद्ध चल रहा है, इसमें सप्लाई चेन का इस्तेमाल हो रहा है, और इसलिए भारत जैसे देश को तो बहुत सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि हम बाहर से जितना भी सामान लेते हैं, उस सामान में कभी भी कोई किसी भी तरह की ऐसी उपकरण फिट करके हमें भेज सकता है, और जो लेबनान में हुआ वो कहीं भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। तो एक नई चुनौती है जो इजराइल ने पूरी दुनिया के सामने रखी है, और इजराइल ने यह बताया है कि अब युद्ध करने के लिए मिसाइल्स की आवश्यकता नहीं है, रॉकेट्स की आवश्यकता नहीं है, बॉम्ब डालने की आवश्यकता नहीं है, अब इतनी बड़ी एयरफोर्स रखने की जरूरत नहीं है। आप टारगेटेड किलिंग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पेजर्स जहां बने, ये वॉकी टॉकीज, ये रेडियोज जहां पर बने हैं, ये लैपटॉप्स जहां पर बने हैं, इजराइल ने जो आरोप लग रहे हैं वो ये है कि उनकी फैक्ट्री से ही जब वो निकले हैं, वहीं पर उन्होंने अपनी दूसरी बैटरी जो है उसमें फिट कर दी है, और फिर जैसे चाहे उसका इस्तेमाल किया है। और ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अजीब शब्द है सॉरी। इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, और डॉक्टर कहे तो इंसान खत्म। नमस्कार।